चैनल। आज हम इस वीडियो में एमएचडी 3 के दिसंबर 2025 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, मोस्टली आपके क्वेश्चंस PYQ से ही रिपीट होते हैं, तो अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके लिए बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, गोदान उपन्यास की धनिया होरी की पूरक मात्र है या उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है? विचार कीजिए। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, भूमिका देन पॉइंट्स, उसके बाद कंक्लूजन। तो हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास गोदान भारतीय ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास में होरी और धनिया मुख्य पात्र हैं। सामान्यतः धनिया को होरी की पत्नी और उसकी सहचरी के रूप में देखा जाता है, किंतु उसका व्यक्तित्व केवल पत्नी तक सीमित नहीं है। वह एक साहसी, स्वाभिमानी, न्यायप्रिय तथा संघर्षशील स्त्री है। प्रेमचंद ने धनिया के माध्यम से भारतीय नारी के उस रूप को प्रस्तुत किया है जो परिवार का आधार होने के साथ साथ स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता भी रखती है। इसलिए यह विचारणीय है कि धनिया केवल होरी की पूरक है या उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। अब देखिए, धनिया एक आदर्श गृहिणी के रूप में, धनिया के बारे में बताया गया कि धनिया एक आदर्श गृहिणी के रूप में धनिया अपने परिवार की रीढ़ है। वह घर की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को समझती है तथा उनका समाधान खोजने का भी प्रयास करती है। सीमित संसाधनों में भी वह परिवार को संभाल कर रखती है। उसकी कार्य कुशलता और त्याग उसे एक आदर्श गृहिणी बनाते हैं। वह केवल घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के हित का भी ध्यान रखती है। इस प्रकार वह परिवार की संरक्षक के रूप में भी दिखाई देती है। धनिया का स्वतंत्र व्यक्तित्व। धनिया का सबसे बड़ा गुण उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है। वह हर बात में होरी की हाँ में हाँ नहीं मिलाती। जहाँ उसे होरी का निर्णय गलत लगता है वहाँ वह खुलकर विरोध करती है। उसके विचार स्पष्ट और व्यवहारिक हैं। वह परिस्थितियों का मूल्यांकन अपने विवेक से करती है, अपनी समझदारी से करती है। इससे स्पष्ट होता है कि वह केवल पति की छाया नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी एक सशक्त व्यक्तित्व की स्वामिनी है। थर्ड पॉइंट, अन्याय के विरुद्ध संघर्षशीलता। धनिया अन्याय और शोषण को सहन नहीं करती। जब जमींदार, महाजन या पंचायत गरीब किसानों पर अत्याचार करते हैं तब वह निर्भीक होकर उनका विरोध करती है, मतलब बिना डरे उनका विरोध करती है। उसकी संघर्षशीलता उसे उपन्यास के सबसे प्रभावशाली महिला पात्रों में स्थान दिलाती है। वह अन्याय के सामने झुकने के बजाय उसका सामना करना उचित समझती है। यही गुण उसे सामान्य ग्रामीण स्त्रियों से अलग बनाता है। सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। धनिया समाज की रूढ़िवादी मान्यताओं को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करती। झुनिया के प्रसंग में उसका व्यवहार इसका प्रमाण है। समाज जहां झुनिया को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, वहीं धनिया उसे अपनाकर मानवता का परिचय देती है। उसका यह कदम सामाजिक बंधनों के विरुद्ध एक साहसिक विद्रोह है। इससे उसकी प्रगतिशील सोच और मानवीय दृष्टिकोण का पता चलता है। परिवार के प्रति समर्पण। यद्यपि धनिया का स्वतंत्र व्यक्तित्व है, फिर भी वह परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पित है। पति, पुत्र और परिवार की प्रतिष्ठा के लिए वह अनेक कष्ट सहती है। उसके जीवन का केंद्र परिवार ही है, किंतु यह समर्पण उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी शक्ति है। वह कठिन परिस्थितियों में भी परिवार को टूटने नहीं देती। यथार्थवादी दृष्टिकोण। होरी अक्सर आदर्शों और सामाजिक दबावों में निर्णय लेता है, जबकि धनिया यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाती है। वह व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयों को समझती है और उसी के अनुसार निर्णय लेने की सलाह देती है। उसकी सोच वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होती है। यही कारण है कि कई बार वह होरी से अधिक समझदार और दूरदर्शी प्रतीत होती है। नारी शक्ति का प्रतीक। धनिया भारतीय नारी की शक्ति, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोती है। उसका आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय उसे एक प्रेरणादायक चरित्र बनाते हैं। प्रेमचंद ने उसके माध्यम से यह सिद्ध किया है कि नारी केवल घर की शोभा नहीं बल्कि समाज परिवर्तन की भी शक्ति रखती है। होरी की पूरक एवं मार्गदर्शक। धनिया निसंदेह होरी की पूरक है। वह उसे भावनात्मक और नैतिक सहयोग प्रदान करती है। जब होरी निराश होता है तब धनिया उसे संभालती है। कई अवसरों पर वह होरी का मार्गदर्शन भी करती है। इसलिए वह केवल पत्नी नहीं बल्कि उसकी सहयोगी, सलाहकार और शक्ति का स्रोत है। अब देखिए, अंततः कहा जा सकता है कि धनिया केवल होरी की पूरक मात्र नहीं बल्कि उसका एक सशक्त और स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। उसमें साहस, आत्मसम्मान, संघर्षशीलता, मानवता और यथार्थवादी दृष्टिकोण जैसे गुण विद्यमान है। वह परिवार के प्रति समर्पित होने के साथ साथ अपने विचारों और निर्णयों में भी स्वतंत्र है। प्रेमचंद ने धनिया के चरित्र के माध्यम से भारतीय नारी की शक्ति और गरिमा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत
किया है, इसलिए धनिया को केवल होगी की पत्नी के रूप में देखना उसके व्यक्तित्व को सीमित करना होगा। वास्तव में वह गोदान के सबसे सशक्त और स्मरणीय पात्रों में से एक है। यहाँ पे धनिया को बहुत ही इम्पोर्टेंट पात्र बताया गया है कि वो अपनी समझदारी से कोई भी निर्णय लेती है, केवल इसलिए नहीं कि सामने वाला क्या सोचेगा या लोगों के दबाव में आकर वो जहाँ पे जो निर्णय लेना ज़रूरी होता है वह निर्णय लेती है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे प्रभावशाली पात्र के रूप में हमें यहाँ पे धनिया के चरित्र को देखने को मिलता है। सेकंड है आपका सेकंड क्वेश्चन, धरती धन अपना उपन्यास के आंचलिक वैशिष्ट्य पर विचार करते हुए विशेषताओं पर विचार करते हुए ज्ञानों के जीवन की त्रासदी एवं उनके चारित्रिक विलक्षणता को रेखांकित कीजिए। भूमिका, धरती धन अपना हिंदी का एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है जिसमें ग्रामीण जीवन, सामाजिक विषमता, आर्थिक संघर्ष तथा मानवीय संवेदनाओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। उपन्यास का परिवेश, भाषा, लोक संस्कृति, रीति रिवाज और पात्र इसी एक उत्कृष्ट आंचलिक कृति बनाते हैं। इस उपन्यास में ज्ञानों का चरित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह जीवन के अनेक कठिनाइयों और त्रासदियों से गुजरती है, किंतु अपने चरित्र की गरिमा, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों को बनाए रखती है। ज्ञानों का जीवन संघर्ष और पीड़ा का प्रतीक है, वही उसका व्यक्तित्व दृढ़ता और आत्मसम्मान का परिचायक है। आंचलिक परिवेश का सजीव चित्रण, उपन्यास में ग्रामीण अंचल की संस्कृति, परंपराएं, बोली बानी तथा जीवन पद्धति का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण हमें देखने को मिलता है। खेत खलिहान, गांव का सामाजिक ढांचा और लोक जीवन की विविध गतिविधियां कथा को वास्तविकता प्रदान करती है। यह आंचलिकता उपन्यास की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पे उसकी विशेषता पूछी गई थी, वही हम बता रहे हैं। लोक भाषा और लोक संस्कृति का उपयोग, लेखक ने स्थानीय भाषा और मुहावरों का प्रयोग करके पात्रों को जीवंत बना दिया है। लोकगीत, पर्व, त्योहार और ग्रामीण परंपराएं कथा को अधिक प्रभावशाली बनाती है। इससे पाठक सीधे उस क्षेत्र के जीवन से जुड़ जाता है। ज्ञानों के जीवन की सामाजिक त्रासदी, ज्ञानों का जीवन सामाजिक असमानता और रूढ़ियों से प्रभावित है। उसे समाज की संकीर्ण मानसिकता और वर्गीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन की अनेक समस्याएं सामाजिक व्यवस्था की देन है, जो उसकी त्रासदी को और गहरा बनाती है। आर्थिक अभाव और संघर्ष देखने को मिलता है हमें। ज्ञानों का जीवन आर्थिक कठिनाइयों से घिरा हुआ है। गरीबी और संसाधनों की कमी उसके जीवन को निरंतर प्रभावित करती है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करती है और हार नहीं मानती। यही संघर्ष उसके चरित्र को विशेष बनाता है। आत्मसम्मान की भावना, ज्ञानों का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसका आत्मसम्मान है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद वह अपने स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करती। वह सम्मानपूर्वक जीवन जीने में विश्वास रखती है और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहती है। संवेदनशील और मानवीय व्यक्तित्व, ज्ञानों केवल अपने दुखों तक सीमित नहीं रहती बल्कि दूसरों के सुख दुख को भी समझती है। उसमें करुणा, सहानुभूति और मानवता के गुण भी विद्यमान है। यही गुण उसे पाठकों के निकट ले आते हैं। नारी संघर्ष का प्रतीक, ज्ञानों भारतीय ग्रामीण नारी के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। वह सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। उसका चरित्र नारी शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। चारित्रिक विलक्षणता, ज्ञानों की सबसे बड़ी विशेषता उसकी नैतिक दृढ़ता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने चरित्र की पवित्रता और मानवीय मूल्यों को नहीं छोड़ती है। चारित्रिक विलक्षणता उसे उपन्यास का यादगार पात्र बनाती है। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि धरती धन अपना एक सफल आंचलिक उपन्यास है जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। ज्ञानों का चरित्र इस उपन्यास की आत्मा है। उसका जीवन यहाँ सामाजिक और आर्थिक त्रासदियों का प्रतीक है। वही उसका व्यक्तित्व आत्मसम्मान, संघर्षशीलता और मानवीय संवेदनाओं का आदर्श प्रस्तुत करता है। ज्ञानों का चरित्र पाठकों को प्रेरित करता है तथा उपन्यास को विशेष महत्व प्रदान करता है। अगर आपको अभी ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई होगी तो अगर आपने उपन्यास नहीं पढ़ा, कहानियाँ नहीं पढ़ी, जैसे ही मैंने एक भोला राम का जीव कहानी अपलोड की हुई है चैनल पे, उसका मतलब सारांश अपलोड किया है। अगर आपको ऐसे ही उपन्यास का सारांश चाहिए ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चल सके तो आप क्वेश्चंस को ईज़िली समझ के बना सकते हैं। बाकी मैंने इसमें लैंग्वेज कोशिश की है कि ईज़ी लैंग्वेज रहे ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो अगर आपको उस तरीके की सारांश वाली वीडियोस चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब इस MHD 3 में ज़्यादातर कहानियाँ और उपन्यास ही हैं, तो अगर आपको चाहिए तो सारांश तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सूखा बरगद उपन्यास के कथ्य की विवेचना कीजिए। भूमिका, सूखा बरगद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें भारतीय समाज बदलते सामाजिक मूल्य, सांप्रदायिक संबंध, पारिवारिक विघटन तथा व्यक्ति की मानसिक स्थितियों का यथार्थ चित्रण किया गया है।
लेखक ने समाज में हो रहे परिवर्तनों और उनके प्रभावों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। उपन्यास का कथ्य केवल एक परिवार या व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते भारतीय समाज का व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। सामाजिक परिवर्तन का चित्रण। उपन्यास में समाज में हो रहे तीव्र परिवर्तनों को दर्शाया गया है। पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक विचारधारा के बीच संघर्ष कथा का महत्वपूर्ण पक्ष है। सांप्रदायिकता की समस्या। लेखक ने सांप्रदायिक तनाव और उसके दुष्प्रभावों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। यह समस्या केवल सामाजिक नहीं बल्कि मानवीय संबंधों को भी प्रभावित करती है। पारिवारिक विघटन। संयुक्त परिवार व्यवस्था के टूटने और पारिवारिक संबंधों में बढ़ती दूरी का चित्रण उपन्यास का महत्वपूर्ण तथ्य है। इससे व्यक्ति अकेलेपन का अनुभव करता है। व्यक्ति की पहचान का संकट। उपन्यास में पात्र अपनी पहचान और अस्तित्व को लेकर संघर्ष करते दिखाई देते हैं। बदलते समय में व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व। पुरानी मान्यता और आधुनिक जीवन मूल्यों के बीच संघर्ष कथा को गहराई प्रदान करता है। पात्र इसी द्वंद्व में अपने जीवन का मार्ग खोजते हैं। मनोवैज्ञानिक यथार्थ। लेखक ने पात्रों की मानसिक अवस्थाओं का सूक्ष्म चित्रण किया। उनके अंतर्द्वंद और भावनात्मक संघर्ष उपन्यास को प्रभावशाली बनाते हैं। मानवीय संबंधों की जटिलता। उपन्यास में प्रेम, विश्वास, अविश्वास और रिश्तों की बदलती प्रकृति को यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया है। इससे कथानक में गहराई आती है। प्रतीकात्मकता। सूखा बरगद शीर्षक स्वयं एक प्रतीक है। यह उन परंपराओं और मूल्यों का संकेत करता है जो समय के साथ कमज़ोर होते जा रहे हैं। बरगद का सूखना सामाजिक विघटन का प्रतीक बन जाता है। निष्कर्ष। अंततः सूखा बरगद केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि भारतीय समाज के संक्रमण काल का दस्तावेज है। इससे सामाजिक परिवर्तन, सांप्रदायिकता, पारिवारिक विघटन और व्यक्ति की मानसिक पीड़ा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास का कथ्य अत्यंत व्यापक, यथार्थवादी और विचारोत्तेजक है, जो इसे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृति बनाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, मैला आंचल की कथा भाषा पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उपन्यास कहानी फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको इससे रिलेटेड सारांश चाहिए तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए। मैला आंचल की कथा भाषा पे आपको विचार करना है। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास की परंपराओं को सशक्त बनाने का श्रेय फणीश्वर नाथ रेणु को जाता है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल हिंदी साहित्य के एक मील का पत्थर माना जाता है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता इनकी कथा भाषा है। रेणु ने ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, लोक भाषा तथा जनजीवन को जिस जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया है उसका मुख्य आधार उनकी भाषा शैली है। मैला आंचल की भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण परिवेश को मूर्त रूप देने वाला कलात्मक उपकरण है। आंचलिक भाषा का प्रयोग। रेणु ने उपन्यास में मिथिलांचल क्षेत्र की स्थानीय भाषा और बोलियों को व्यापक प्रयोग किया है। इससे कथा में स्वाभाविकता और प्रामाणिकता आती है। पाठक को ऐसा अनुभव होता है जैसे वे स्वयं उस क्षेत्र के लोगों के बीच में उपस्थित हो। लोक जीवन के अभिव्यक्ति। कथा भाषा के माध्यम से ग्रामीण समाज की भावनाएं, परंपराएं और जीवन दृष्टि प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हुई है। भाषा पात्रों के जीवन और परिवेश को वास्तविकता प्रदान करती है। बहुभाषिक स्वरूप। उपन्यास में हिंदी के साथ साथ मैथिली, भोजपुरी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। यह बहुभाषिकता कथा को अधिक व्यापक और यथार्थपूर्ण बनाती है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग है। रेणु ने लोक प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों का अत्यंत प्रभावशाली उपयोग किया है। इससे भाषा में जीवंतता, रोचकता और व्यंजना शक्ति का विकास हुआ है। पात्रानुकूल भाषा। उपन्यास में प्रत्येक पात्र की भाषा उसकी सामाजिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय और मानसिकता के अनुरूप है। ग्रामीण, जमींदार, डॉक्टर, नेता और साधारण किसान सभी अपनी विशिष्ट भाषा में संवाद करते हैं। तो सिक्स्थ पॉइंट है आपका चित्रात्मकता और संवेदनशीलता। कथा भाषा में दृश्यांकन की अद्भुत क्षमता है। प्रकृति, गांव, मेले, खेत और जनजीवन के चित्र इतने सजीव है कि पाठक उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव करता है। व्यंग्यात्मक शैली। रेणु ने सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक भ्रष्टाचार और रूढ़ियों पर व्यंग्य करने के लिए भाषा का प्रभावी प्रयोग किया है। यह व्यंग्य कथा को विचारोत्तेजक बनाता है। काव्यात्मक सौंदर्य। यद्यपि उपन्यास गद्य रचना है फिर भी उसकी भाषा में काव्यात्मकता विद्यमान है। लोकगीतों, भावनात्मक वर्णनों और प्रकृति चित्रण के कारण भाषा में सौंदर्य और माधुर्य उत्पन्न हुआ है। निष्कर्षता। मैला आंचल की कथा भाषा उसकी सबसे बड़ी शक्ति आंचलिक शब्दावली, लोक भाषा, मुहावरे, चित्रात्मकता और पात्रानुकूल अभिव्यक्ति ने इसे हिंदी का एक अद्वितीय उपन्यास बना दिया है। रेणु ने भाषा के माध्यम से केवल कहानी ही नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण जीवन को जीवंत कर दिया है। यही कारण है कि मैला आंचल की कथा भाषा हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में अभिव्यक्त जीवन दृष्टि की विवेचना कीजिए।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाणभट्ट की आत्मकथा हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। यह उपन्यास केवल बाणभट्ट के जीवन का वर्णन नहीं करता बल्कि भारतीय संस्कृति, मानवीय मूल्य और जीवन दर्शन का भी गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेखक ने इतिहास और कल्पना के सुंदर समन्वय के माध्यम से ऐसी जीवन दृष्टि प्रस्तुत की है जो मानवता, करुणा, ज्ञान और आत्म विकास पर आधारित है। मानवतावादी दृष्टिकोण। उपन्यास की जीवन दृष्टि का मूल आधार मानवता है। लेखक मनुष्य को जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर रखता है। सही मनुष्य के प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव दिखाई देता है। ज्ञान की महत्ता। बाणभट्ट ज्ञान को जीवन के सबसे बड़ा धन मानते हैं। शिक्षा और विद्वता के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। उपन्यास में ज्ञान के प्रति गहरी आस्था दिखाई देती है। आत्मसंघर्ष और आत्मविकास। जीवन को निरंतर संघर्ष और विकास की प्रक्रिया माना गया है। व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करके ही अपने व्यक्तित्व को निखारता है। बाणभट्ट का जीवन इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारतीय सांस्कृतिक चेतना। उपन्यास में भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। लेखक भारतीय सभ्यता की महानता को रेखांकित करता है। नारी के प्रति सम्मान। लेखक ने नारी को केवल सौंदर्य की वस्तु न मानकर उसके व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता और मानवीय गरिमा को महत्व दिया है। यह दृष्टिकोण उपन्यास की आधुनिकता प्रदान करता है। कर्म प्रधान जीवन दृष्टि। उपन्यास में कर्म को भाग्य से अधिक महत्व दिया गया है। व्यक्ति अपने प्रयासों और कर्मों के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त करता है। निष्क्रियता की अपेक्षा सक्रियता को श्रेष्ठ माना गया है। उदारता और सहिष्णुता। लेखक विभिन्न विचारधाराओं और मान्यताओं के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाता है। यह उदारता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता के रूप में प्रस्तुत की गई है। जीवन के प्रति आशावाद। उपन्यास में कठिन परिस्थितियों के बावजूद आशा सकारात्मकता का संदेश मिलता है। लेखक जीवन को संघर्षपूर्ण होते हुए भी सुंदर और सार्थक मानता है। अंततः बाणभट्ट की आत्मकथा केवल एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं बल्कि एक गहन जीवन दर्शन प्रस्तुत करने वाली एक कृति है। इसमें मानवता, ज्ञान, कर्म, सांस्कृतिक चेतना और आशावादी जैसे जीवन मूल्यों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया गया है। यह जीवन दृष्टि इस उपन्यास को हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाओं में स्थान दिलाती है। 6th क्वेश्चन है आपका, मध्यवर्गीय व्यक्ति की मानसिकता के दर्पण के रूप में चीफ की दावत कहानी की व्याख्या कीजिए। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार भीष्म शाहनी की कहानी चीफ की दावत मध्यवर्गीय जीवन की मानसिकता, सामाजिक दिखावे तथा प्रतिष्ठा लोलुपता का सशक्त चित्रण करती है। इस कहानी में लेखक ने एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार के माध्यम से यह दिखाया गया है कि किस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्ति को अपने मूल मानवीय मूल्यों से दूर कर देती है। कहानी का केंद्र एक ऐसी दावत है। हम क्वेश्चन पे थे, मध्यवर्गीय व्यक्ति की मानसिकता के दर्पण के रूप में चीफ की दावत कहानी की व्याख्या कीजिए। 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था आई थिंक। यस, 5th क्वेश्चन इज ऑल अबाउट मध्यवर्गीय व्यक्ति की मानसिकता के दर्पण के रूप में चीफ की दावत कहानी की व्याख्या कीजिए। भूमिका। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार भीष्म शाहनी की कहानी चीफ की दावत मध्यवर्गीय जीवन की मानसिकता, सामाजिक दिखावे तथा प्रतिष्ठा लोलुपता का सशक्त चित्रण करती है। इस कहानी में लेखक ने एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार के माध्यम से यह दिखाया है कि किस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्ति को अपने मूल मानवीय संवेदनाओं से मूल मानवीय मूल्यों से दूर कर देती है। कहानी का केंद्र एक ऐसी दावत है जिसमें घर का मुखिया अपने अधिकारी अर्थात चीफ को प्रभावित करना चाहता है। इस प्रयास में उसकी मानसिकता, पारिवारिक संबंध और सामाजिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। इस प्रकार यह कहानी मध्यवर्गीय व्यक्ति की मनोवृत्ति का दर्पण बन जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की लालसा। मध्यवर्गीय व्यक्ति समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करता है। कहानी का नायक भी अपने चीफ को प्रभावित करके अपनी सामाजिक स्थिति मजबूत करना चाहता है। उसकी यह मानसिकता मध्यवर्गीय वर्ग की सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाती है। दिखावे की प्रवृत्ति। कहानी में दावत का आयोजन केवल आतिथ्य के लिए नहीं बल्कि अपनी संपन्नता और आधुनिकता का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। यह दिखावटी मानसिकता मध्यवर्गीय जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हीन भावना का चित्रण। नायक अपने वरिष्ठ अधिकारी के सामने स्वयं को छोटा महसूस करता है। इस हीन भावना के कारण वह चीफ को प्रसन्न करने के लिए अस्वाभाविक व्यवहार करता है। यह मानसिकता मध्य वर्ग की असुरक्षा को व्यक्त करती है। स्वार्थपरक दृष्टिकोण। नायक का उद्देश्य केवल अतिथि सत्कार नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना है। वह पदोन्नति और कृपा की अपेक्षा रखता है। इससे मध्य वर्ग की अवसरवादी मानसिकता उजागर होती है। पारिवारिक संबंधों की उपेक्षा। कहानी में नायक अपने वृद्ध माँ को चीफ के सामने आने से रोकना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आधुनिक छवि प्रभावित होगी। यह व्यवहार पारिवारिक मूल्यों के द्वारा के ह्रास को दर्शाता है।
माँ का मानवीय और संवेदनशील चरित्र। जहाँ एक और नायक दिखावे में उलझा है, वहीं माँ सादगी, प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक है। उसका व्यवहार भारतीय पारिवारिक संस्कृति और मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत करता है। व्यंग्यात्मकता व्यंग्यात्मक प्रस्तुति। भीष्म साहनी ने कहानी में व्यंग्य का प्रभावशाली प्रयोग किया है। लेखक ने मध्यवर्गीय मानसिकता की कमजोरियों को सीधे ना कहकर घटनाओं और पात्रों के माध्यम से उजागर किया है। मानवीय मूल्यों की विजय। कहानी के अंत में माँ की सरलता और आत्मीयता की जीव को प्रभावित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि कृत्रिमता की अपेक्षा सच्ची मानवीय संवेदना अधिक प्रभावशाली होती है। निष्कर्षतः जीव की दावत मध्यवर्गीय व्यक्ति की मानसिकता का अत्यंत यथार्थ चित्रण करती है। इसमें प्रतिष्ठा, लालसा, दिखावाहीन भावना, स्वार्थ और पारिवारिक मूल्यों के ह्रास जैसी प्रवृत्तियों को उजागर किया गया है। साथ ही लेखक ने यह संदेश भी दिया है कि सच्चे मानवीय संबंध और आत्मीयता किसी भी कृत्रिम प्रदर्शन से अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह कहानी मध्यवर्गीय जीवन का सटीक मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है। नेक्स्ट, भोला राम का जीव कहानी की समीक्षा कीजिए। हरिशंकर परसाई हिंदी के महान व्यंग्यकारों में अग्रणी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी भोला राम का जीव भारतीय नौकरशाही, भ्रष्ट प्रशासन और लाल फीताशाही पर तीखा व्यंग्य करती है। कहानी का कथानक रोचक होने के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की विसंगतियों को भी उजागर करता है। लेखक ने हास्य और व्यंग्य के माध्यम से आम आदमी की पीड़ा तथा सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। कथानक की रोचकता। कहानी का कथानक अत्यंत रोचक और व्यंग्यपूर्ण है। भोला राम की मृत्यु के बाद उसके जीव के गायब होने की घटना पाठक की उत्सुकता बनाए रखती है और कहानी को प्रभावशाली बनाती है। नौकरशाही पर व्यंग्य। लेखक ने सरकारी कार्यालयों की जटिल प्रक्रिया और कर्मचारियों की उदासीनता पर तीखा व्यंग्य किया है। भोला राम की पेंशन का मामला इसी व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। भ्रष्टाचार का चित्रण। कहानी में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को प्रमुख समस्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बिना रिश्वत का कोई कार्य पूरा नहीं होता, जिससे आम व्यक्ति परेशान होता है। आम आदमी की विवशता। भोला राम एक साधारण नागरिक है जो सरकारी तंत्र के सामने असहाय दिखाई देता है। उसकी स्थिति समाज के लाखों लोगों की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। व्यंग्य और हास्य का समन्वय। हरिशंकर परसाई ने गंभीर को भी हास्यपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया है। गंभीर बात को भी हास्यपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया है। इससे कहानी मनोरंजक होने के साथ साथ विचारोत्तेजक भी बन जाती है। प्रतीकात्मकता। भोला राम का जीव केवल एक व्यक्ति का जीव नहीं, बल्कि उस आम नागरिक की आशाओं और अधिकारों का प्रतीक है जो प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार होता है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण। कहानी में तत्कालीन समाज और प्रशासन की वास्तविक स्थिति को उजागर किया गया है। लेखक ने बिना किसी लाग लपेट के व्यवस्था की कमियों को सामने रखा है। समकालीन प्रासंगिकता। आज भी सरकारी प्रक्रियाओं, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जटिलताओं की समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इसलिए यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। अंततः भोला राम का जीव हिंदी साहित्य की एक उत्कृष्ट व्यंग्य कथा है। इसमें हास्य और व्यंग्य के माध्यम से भ्रष्ट प्रशासन, लाल फीताशाही और आम आदमी की समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहानी पाठकों को हंसाने के साथ साथ व्यवस्था की खामियों पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। ये जो कहानी है, मैंने आपको इसकी वीडियो बना रखी है मैंने, जो कि सारांश मैंने बताया हुआ है उसमें। अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली तरीके से समझ में आएंगे कि इस कहानी में क्या बताया गया है। ठीक है, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं खाली आपको बता रही हूँ कि मैं मेन आपको कंटेंट देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इतना तो पढ़ सके सभी समझ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कंटेंट ही नहीं होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। नई कहानी के संदर्भ में एक दिन का मेहमान कहानी का विश्लेषण कीजिए। हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन ने व्यक्ति का आंतरिक संवेदनाओं, अकेलेपन, पारिवारिक विघटन और आधुनिक जीवन की जटिलताओं को केंद्र में रखा। निर्मल वर्मा की कहानी एक दिन का मेहमान नई कहानी की प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती है। इसी कहानी में बाहरी घटनाओं की उपेक्षा, पात्रों की मानसिक स्थिति और संबंधों की जटिलता को अधिक महत्व दिया गया है। लेखक ने आधुनिक जीवन में उत्पन्न भावनात्मक दूरी, अकेलेपन और टूटते पारिवारिक संबंधों का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। नई कहानी की प्रमुख विशेषताओं का समावेश। कहानी में बाहरी घटनाओं की अपेक्षा व्यक्ति की आंतरिक अनुभूतियों को महत्व दिया गया है। यही नई कहानी आंदोलन की प्रमुख विशेषता है। पारिवारिक संबंधों का विघटन। कहानी आधुनिक परिवारों में बढ़ती दूरी और संबंधों की टूटन को चित्रित करती है। पात्र एक दूसरे के निकट होकर भी मानसिक रूप से दूर है। अकेलेपन की अनुभूति। कहानी का प्रत्येक पात्र किसी न किसी रूप में अकेलेपन को अनुभव करता है। यह आधुनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में प्रस्तुत हुआ है। मनोवैज्ञानिक गहराई। निर्मल वर्मा ने पात्रों की मानसिक अवस्थाओं को सूक्ष्म और संवेदनशील चित्रण किया है। उनके अंतर्द्वंद कहानी की प्रमुख शक्ति है। सांकेतिकता और प्रतीकात्मकता। कहानी में अनेक प्रसंग प्रतीकात्मकता अर्थ लिए हुए हैं। मेहमान शब्द स्वयं अस्थायी संबंध और भावनात्मक दूरी का प्रतीक बन जाता है।
सार्थकता। कहानी के संवाद कम है लेकिन अत्यंत अर्थपूर्ण है। इसके माध्यम से पात्रों की मानसिक स्थिति और संबंधों की जटिलता व्यक्त होती है। आधुनिक जीवन का यथार्थ। लेखक ने आधुनिक शहरी जीवन की समस्याओं, तनावों और भावनात्मक रिक्तता का यथार्थ चित्रण किया है। यह कहानी को समकालीन महत्व प्रदान करती है। नई कहानी की प्रतिनिधि रचना। कथ्य शिल्प, मनोवैज्ञानिकता और संवेदनात्मकता गहराई के कारण एक दिन का मेहमान नई कहानी आंदोलन की प्रतिनिधि रचनाओं में शामिल की जाती है। निष्कर्षतः एक दिन का मेहमान नई कहानी की सभी प्रमुख विशेषताओं को समेटे हुए एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन, पारिवारिक विघटन, भावनात्मक दूरी और मानसिक संघर्ष का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। निर्मल वर्मा ने सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि और सांकेतिक शिल्प के माध्यम से इस कहानी को हिंदी साहित्य की उल्लेखनीय उपलब्धि बना दिया है। यह कहानी नई कहानी के संदर्भ में यह रचना व्यक्ति केंद्रित संवेदना और आधुनिक जीवन की जटिलताओं का सशक्त दस्तावेज है। ये गलती से आपका एक दिन का मेहमान वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हम इसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा है टिप्पणी। आपको टिप्पणी करने के लिए आती है। ठीक है, 9th क्वेश्चन में आपका टिप्पणी बताया गया है। तो पहली टिप्पणी है आपकी रोज़ कहानी में स्त्री की सामाजिक स्थिति। रोज़ कहानी में स्त्री जीवन की वास्तविक समस्या और उसकी सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया है। कहानी यह दिखाती है कि समाज में स्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण होने के बावजूद उसे अपेक्षित सम्मान और स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। कहानी की नायिका अपने परिवार और घरेलू कार्यों में पूरी तरीके से व्यस्त रहती है। उसका अधिकांश समय घर की जिम्मेदारियां निभाने में बीतता है। परिवार के लिए लगातार त्याग करने के बावजूद उसकी भावनाओं और इच्छाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता। वह अपने जीवन में एक प्रकार की निरस्ता और अकेलेपन का अनुभव करती है। समाज की परंपराएं और बंधन उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास में बाधा बनता है। कहानी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्त्री केवल परिवार की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि उसकी अपनी भावनाएं, इच्छाएं और सपने भी होते हैं। लेखक ने स्त्री की मानसिक पीड़ा और सामाजिक उपेक्षा का मार्मिक चित्रण किया है। निष्कर्ष कहानी को इस प्रकार रोज कहानी स्त्री की सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण करती है और समाज को स्त्री के प्रति अधिक संवेदनशील और समानतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देती है। पिता कहानी में पारिवारिक संबंधों के बदलते स्वरूप। पिता कहानी आधुनिक समाज में पारिवारिक संबंधों में आए परिवर्तनों को प्रस्तुत करती है। इससे विशेष रूप से नई और पुरानी पीढ़ी के बीच बढ़ती दूरी को दिखाया गया है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता और बदलती सोच के कारण परिवार के सदस्यों के बीच पहले जैसी आत्मीयता नहीं रह गई है। नई पीढ़ी अपने विचारों और जीवन शैली को अधिक महत्व देती है, जबकि पुरानी पीढ़ी पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखना चाहती है। इसी कारण दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं। कहानी में पिता का चरित्र उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो परिवार से प्रेम और सम्मान की अपेक्षा रखती है, लेकिन बदलते समय में स्वयं को अकेला महसूस करती है। संयुक्त परिवारों के टूटने और व्यक्तिगत जीवन को अधिक महत्व दिए जाने के कारण पारिवारिक संबंधों में भावनात्मक दूरी बढ़ती दिखाई देती है। निष्कर्ष ये कहानी में बताती है कि बदलते समय के बावजूद परिवार में प्रेम, सम्मान और संवाद बनाए रखना आवश्यक है, तभी संबंध मजबूत रह सकते हैं। थर्ड, मैला आंचल में अभिव्यक्त राजनीतिक चेतना का स्वरूप। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल केवल ग्रामीण जीवन का चित्रण करने वाला उपन्यास नहीं है, बल्कि इसमें स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों का भी यथार्थ चित्रण मिलता है। उपन्यास में ग्रामीण जनता के बीच राजनीतिक जागरूकता के विकास को दिखाया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव। एक मिनट। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल केवल ग्रामीण जीवन का चित्रण करने वाला उपन्यास नहीं, बल्कि इसमें स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों का भी यथार्थ चित्रण मिलता है। उपन्यास में ग्रामीण जनता के बीच राजनीतिक जागरूकता के विकास को दिखाया गया। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव गांवों तक पहुंच चुका है और लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए हैं। लेखक ने राजनीतिक नेताओं को विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया है। कुछ नेता जनता की सेवा के लिए कार्य करते हैं, जबकि कुछ केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। उपन्यास में राजनीति के बढ़ते भ्रष्टाचार और अवसरवादिता की भी आलोचना की गई है। साथ में यह भी दिखाया गया है कि राजनीतिक चेतना समाज में परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। इस प्रकार मैला आंचल में राजनीतिक चेतना का चित्रण ग्रामीण भारत की वास्तविक स्थिति को सामने लाता है और जनता में जागरूकता तथा सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देता है। लास्ट है आपका दलित आंदोलन और दलित साहित्य का संबंध। दलित आंदोलन और दलित साहित्य भारतीय समाज में समानता, न्याय और मानवाधिकारों को स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों का उद्देश्य दलित समाज की समस्याओं को सामने लाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। दलित साहित्य दलित समाज के जीवन, संघर्ष, पीड़ा और अनुभवों की अभिव्यक्ति है। ये साहित्य दलित आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करते हैं और समाज में फैली जातिगत असमानता और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। दूसरी ओर दलित आंदोलन सामाजिक परिवर्तन और अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। दलित साहित्य के माध्यम से दलित वर्ग की वास्तविक स्थिति समाज के सामने आती है और लोगों में जागरूकता बढ़ती है। दोनों मिलकर आत्मसम्मान, समान अवसर और सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करते हैं। निष्कर्ष अतः दलित आंदोलन और दलित साहित्य एक दूसरे के पूरक है। दोनों का लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ सभी लोगों को समान
सम्मान, अधिकार और अवसर प्राप्त। तो इसी के साथ आपका ये वाली वीडियो कंप्लीट होती है। एमएचडी 3 का दिसंबर 2025 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व किया गया है। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इसमें मेरा मेन फोकस था आपको कंटेंट देना, क्योंकि हम इतना तो पढ़ के समझ ही सकते हैं, बस हमारे पास कंटेंट की ही कमी रहती है। जब मैं एमएचडी कर रही थी ना, मेरे साथ सेम प्रॉब्लम थी, मुझे कंटेंट ही नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। एंड अगर आपको सारांश की वीडियो चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब इस एमएचडी 3 में मोस्टली आपके कहानी उपन्यास वगैरह ही हैं। अगर आपने इसकी कहानियाँ पढ़ ली, उपन्यास पढ़ ली, तो आप कंप्लीट पढ़ना तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, ना इतना टाइम होता है। तो अगर आपको इसका सारांश चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।